व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमी के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक प्राइवेट जेट को देखते हैं और उस प्राइवेट जेट में है नंबर 3 हीरो और उसका सबऑर्डिनेट। तो जो नंबर 3 हीरो है वो कहता है कि जल्दी चलाओ, हम लोग को जल्द से जल्द वहाँ पर ले चलो। और उसका जो सबऑर्डिनेट है वो कहता है कि मैं मीर को या फिर हॉक्स नहीं हूँ, हम लोग बहुत ही तेज़ी से उड़ रहे हैं और ये इस प्लेन का हाईएस्ट कैपेसिटी है, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर ले जाने की कोशिश करूँगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डेकू और शिगोराकी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही आसमान से गिर रहे हैं और डेकू को पकड़ लेता है शोतो। हम लोग देखते हैं कि शोतो डेकू, बाकुगो और एंडेवर तीनों को कैरी करके नीचे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग ठीक हो ना, अपने आंखें खोलो। जो डेकू है वो कहता है कि काचान का क्या हुआ। जो शोतो है वो कहता है कि बाकुगो अभी भी जिंदा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि साइड पे एक बहुत बड़ा आवाज होता है। हम लोग देखते हैं कि जो शिगोराकी है वो अपना कॉर्क यूज करके साइड में लैंड करता है और वहाँ पर उसके मास्टर के साथ उसका माइंड का लड़ाई चल रहा है। जो शिगोराकी का मास्टर है वो शिगोराकी को कहता है कि तुम अपना बॉडी मेरे पास छोड़ दो, लेकिन जो शिगोराकी है वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि ये मेरा बॉडी है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम लोग देखते हैं कि वो अपने कॉर्क से बाकी के हीरोज़ के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। वहाँ पर एक और प्रो हीरो आ जाती है और वो सोनिक वेव से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि शिगोराकी पीछे जाके गिरता है और वहाँ पर बहुत सारे हीरोज़ आ जाते हैं। वहाँ पे जो ईडा का टीम है वो भी आ जाता है और ईडा आते ही सब लोगों को बैड न्यूज़ देता है और कहता है कि जो जाइंट गिगांटोमाकिया है वो पूरी तेज़ी से यहाँ पर आ रहा है सारे के सारे लोगों को मार के। तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना वो यहाँ पर आ जाएगा और तहलका मचा देगा। और उसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर जितने सारे हीरोज़ हैं जो कि नोमुस के साथ फाइट कर रहे हैं, मैंने उन लोगों को भी बता दिया है। उसके बाद हम लोग डेकू को देखते हैं। जो डेकू है वो बहुत ही मुश्किल से उठने की कोशिश करता है और कहता है कि शिगोराकी वो अभी तक जिंदा है, वो हिल सकता है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे उसे रोक के रखना पड़ेगा। और उसके बाद वो ईडा को कहता है कि एंडेवर और बाकुगो को लेके तुम छुप जाओ, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट है, उन लोगों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद जो डेकू है वो कहता है कि मुझे उसको हराना पड़ेगा, शिगोराकी को अगर मैं नहीं हराता तो कोई भी नहीं हरा पाएगा, मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग प्रो हीरो हदो को देखते हैं। जो हदो है वो ऊपर से देख रही है और वो सोचती है कि ये जो स्टूडेंट है वो लोग अपना पूरा दम लगा के फाइट कर रहे हैं, हम भी करेंगे। और उसके बाद जो शोतो है वो हदो को कहता है कि प्लीज़ हदो उसको प्रेस करके रखो, उसका रीजनरेशन स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और अगर अभी हम लोग हमारा पूरा ताकत लगा के उसके ऊपर हमला करते हैं तो शायद हम लोगों के पास एक चांस है जीतने का। और उसके बाद हम लोग शिगोराकी को देखते हैं। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बैडस लग रहा था। जो शिगोराकी है वो कहता है कि तुम लोग कीड़े हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उराराका और तोगाहिमिको के बीच का फाइट सीन देखते हैं। जो उराराका है वो कहती है कि अभी मैं जितना हो सके उतने सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे इस काम को रोकने की कोशिश करते हो तो मैं तुमको पकड़ूंगा, मैं तुमको जिंदा पकड़ूंगा। और ये कहने के बाद जो तोगाहिमिको है उसको दे मारती है। हम लोग देखते हैं कि तोगाहिमिको को इतना ज़्यादा चोट नहीं आया है और वो कहती है कि पता है उराराका, जब मैं किसी को पसंद करती हूँ ना, मैं वो बनना चाहती हूँ, मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर हमेशा ऐसा ही चलता रहता है और ऐसा लगता है कि मैं उसको मार डालूँ और उसको मार के उसका पूरा खून निकाल लूँ। ऐसा ही होता है मेरे साथ, शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ और ऐसे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग देखते हैं कि जो उराराका है वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो तोगा है वो आसानी से डॉच करती है और कहती है कि पता है एक लड़की थी जिसने मुझे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पिटीफुल हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पिटी दिखा रहा था, लेकिन मैंने क्या किया पता है, तुम्हारे कॉर को यूज़ करके, तुम्हारे ब्लड को यूज़ करके मैंने उसको आसमान से गिरा के मार डाला और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद जो उराराका है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि तोगाहिमिको, मैं किसी को गिरा के बहुत ज़्यादा मज़े नहीं करती, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तोगाहिमिको के पैर के पास एक किचन गिरा हुआ है, उसको वो उठा लेती है और कहती है कि उराराका, लगता है ये तुमसे गिरी है। हम लोग देखते हैं कि जो उराराका है वो वापस लेने के लिए जाती है,
लेकिन जो तोगाहिमी को है वो डॉज कर जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्या तुम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जो उराराका है वो कहती है कि हाँ मैं ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये मेरा है। तो जो तोगाहिमी को है वो कहती है कि जिनको सब लोगों ने मार दिया, सारे के सारे हीरोज़ ने मार दिया, वो मेरा बड़ा भाई जैसा था, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये जो कीचेन है वो तो तुमको इजुकु ने दिया, मतलब मिडोरिया ने दिया। और उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मिडोरिया को प्यार करते हो, और ये मिडोरिया ने दिया, इसलिए तुम और मैं एक ही जैसे हैं। लेकिन देखो मेरे बड़े भाई को सारे के सारे हीरोज़ ने मार दिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद जो उराराका है वो कहती है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें अपने जो इमोशन है उसको सप्रेस करके रखना चाहिए। तो जो तोगाहिमी को है वो कहती है कि नहीं, मैं सप्रेस करके नहीं रख सकती, क्योंकि मैं जब बचपन में मैं छोटा था तभी सब लोग कहते थे कि मेरे इमोशन को मुझे सप्रेस करना चाहिए, और जब मैं अपने इमोशन को और ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता था वो और बहुत ही बड़ी तरीके से बाहर आता था। मैं अपने इमोशन को और सप्रेस करके नहीं रख सकती, मुझे उन लोगों को एक्सप्रेस करना ही है। और उसके बाद जो उराराका है वो हमला करते हुए कहती है कि अगर तुम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करोगे और अगर ऐसे इमोशन है जो कि लोगों को हार्म करते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तुमको लेना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जो तोगाहिमी को है वो रो देती है। हम लोग देखते हैं कि उसके आंखों में आंसू देखने के बाद जो उराराका है वो भी रुक जाती है। जो तोगाहिमी को है वो 2 नाइफ निकालती है और कहती है कि गुड बाय, ये कह के उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अहम वक्त पे वहाँ पर फ्रॉपी आके उराराका को बचा लेती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस शहर के साइड से गिगांतोमाकिया क्रॉस कर रहा था और उस मौके का फायदा उठा के वहाँ पर जो तोगाहिमी को है वो वहाँ से भाग जाती है। और जब तोगाहिमी को भाग रही थी वो मन ही मन सोचती है कि उराराका तुम एक ऐसी लड़की हो जो उसी लड़की को प्यार करते हो जिस लड़के को मैं प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में बात करेंगे, रोमांस की बात करेंगे, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट निकले। लेकिन अभी मेरे में कोई भी इमोशन बचा नहीं है मेरे दोस्तों, मैं आ रही हूँ। और ये कहने के बाद वो लीग ऑफ विलेन के पास चली जाती है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग प्रो हीरो हादो और शोतो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों अपने पूरी ताकत से हमला करने के लिए जाता है शिगाराकी के ऊपर। लेकिन जब वो शिगाराकी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर गिगांतोमाकिया भी आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों नहीं रुकते। हम लोग देखते हैं कि प्रो हीरो हादो और शोतो अपना फुल पावर लगा के शिगाराकी के ऊपर हमला करता है और जो शिगाराकी का बॉडी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गिगांतोमाकिया वहाँ पर पहुँचते ही हादो और शोतो के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वहाँ से भगा देता है और जो शिगाराकी है उसको बचा लेता है। उसके अगले सीन में हम लोग ईडा को देखते हैं। जो ईडा है वो बाकुओ को लेके जा रहा था। जो बाकुओ है वो कहता है कि मुझे नीचे रख, मुझे फाइट करना है, मुझे एक कंप्लीट विक्ट्री चाहिए। जो ईडा है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तुम अभी फाइट नहीं कर पाओगे। और भाई इतना ज़्यादा डैमेज होने के बाद भी जो बाकुओ है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। और उसका स्टबर्ननेस देखने के बाद मेरा एक और एनिमे कैरेक्टर का नाम याद आ गया, वेजिटा। भाई वेजिटा भी इतना ही ज़्यादा स्टबर्न था। तो उसके अगले सीन में हम लोग एंडेवर को देखते हैं। वो कहता है कि ये जो गिगांतोमाकी है ये बहुत बड़ा है साइज में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। इसके पास कौन सा कॉर्क है ये भी नहीं पता, क्या मैं इसको हरा पाऊंगा? मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मुझे इसको हराना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे इसको हराना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कंट्री का नंबर 1 हीरो हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि गिगांतोमाकिया के पीठ से एक बंदा आता है, वो और कोई नहीं वो दाबी होता है। और जो दाबी है वो कहता है कि अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन इसके पीठ से सब लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं। और दाबी को देखने के बाद जो एंडेवर है वो कहता है कि अरे लीग ऑफ विलेन के मेंबर भी यहाँ पर है, अभी हम लोग क्या करें? और ये सुनने के बाद जो दाबी है वो कहता है कि अरे मेरे को इस नाम से प्लीज़ मत बुलाओ, मेरा एक नाम है, मेरा नाम है तोया। हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में एक लिक्विड होता है, वो अपने सर में देता है और उसका सर का जो कलर है, जो हेयर कलर है, वो चेंज होके व्हाइट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्केप्टिक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसने सारे के सारे सैटेलाइट को हैक कर लिया है और हैक करके सारे के सारे टीवी पे जो न्यूज़ चैनल है, जो भी चैनल चल रहा है, सारे के सारे चैनल को हैक करता है और करके वहाँ पर एक वीडियो चलाता है। हम लोग देखते हैं कि उस वीडियो में है दाबी और उस वीडियो को सारे के सारे कंट्री के लोगों के साथ साथ हॉस्पिटल में एडमिट किया जो पेशेंट है, जो कि तोदोरोकी का वाइफ है, वो भी देख रही है, मतलब शोतो का माँ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस वीडियो में जो दाबी है वो कहता है कि मेरा नाम है तोया तोदोरोकी और मैं एंडेवर का बड़ा बेटा हूँ, नंबर 1 हीरो एंडेवर है मेरा डैड। तो उसके अगले सीन में हम लोग दाबी को देखते हैं। जो दाबी है वो कहता है कि अरे शोतो तुम भी यहाँ पर हो, एंडेवर तुम भी यहाँ पर हो, लेकिन मुझे लगा था कोई मुझे पहचाने और ना पहचाने, मेरा पूरा शरीर जल गया है, लेकिन मेरा फैमिली तो मुझे पहचानेगा, लेकिन मेरा फैमिली भी मुझे नहीं पहचानता, कितना ज़्यादा दुख की बात है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग टीवी का सीन देखते हैं। टीवी पे जो दाबी बैठा हुआ है, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें वो कहता है कि मेरा
नाम है तोया तोदोरोकी और मैं तोदोरोकी फैमिली का बड़ा बेटा हूँ और मेरा डैड है एंडेवर। और मैंने अभी तक 30 से ज़्यादा इनोसेंट लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैंने ऐसा एक्ट क्यों किया, मैंने ऐसा काम क्यों किया, ये बोलने के लिए मैं इस वीडियो को सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक टाइम पे मेरा जो डैड था एंडेवर, वो ऑब्सेस्ड हो गया था पावर के साथ। वो नंबर 1 हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो ऑलमाइट को कभी भी सरपास नहीं कर पाया। इसलिए उसने ऑल्टरनेटिव ढूंढा और वो सोचा कि अगर मैंने ऐसे लड़के को पैदा कर दिया जिसके पास फायर पावर और आइस का पावर दोनों ही है, तो वो ऑलमाइट को सरपास कर पाएगा, वो एंडेवर के ड्रीम को फुलफिल कर पाएगा। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और इस सेल्फिश कारण के वजह से उसने अपने करंट बीवी को फोर्स किया उसके साथ मैरी करने के लिए, और उसने मुझे भी पैदा किया उसी सेल्फिश रीज़न के वजह से। मैं जब छोटा था मैं हर रोज़ रोता था, मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि हर रोज़ मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों किया जाता था, मैं पैदा ही क्यों हुआ था। लेकिन एंडेवर के एक्सपेरिमेंट लैब का मैं था एक फेलियर, क्योंकि मेरे पास बस फायर पावर था, ना तो मेरे पास कोई आइस पावर था, ना तो मेरे पास कोई वाटर पावर था। तो मुझे यूज़ करने के बाद एंडेवर ने फेंक दिया और इतना ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद मैंने उसी दिन से ठीक कर लिया था कि मैं एंडेवर को ख़त्म कर दूंगा, मैं उसका सारा का सारा खुशी छीन लूँगा। और मेरे बाद एंडेवर का 2 और बच्चा है, वो दोनों भी फेलियर था, उन लोगों के पास भी कोई खास पावर नहीं था। लेकिन उसका जो 4th सन शोतो है वो एक सक्सेस था, क्योंकि उसके पास फायर पावर भी था, उसके पास आइस पावर भी था। जब मैंने शोतो को देखा था मुझे ऐसा लगा था कि मैं शोतो को मार डालूंगा, लेकिन मैंने नहीं मारा। उसके बाद मेरा डैड बन गया नंबर 1 हीरो। मैं बस अपने डैड को खुशी देखना चाहता था और उसके बाद वो हंस रहा है, वो नाच रहा है। भाई दाबी पूरी तरीके से पागल हो चुका है और वो कहता है कि एंडेवर तूने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब मैं तेरे को परेशान करूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, मैं तेरे को तकलीफ दूंगा और मुझे तुझे समझाना है कि तूने मेरे साथ क्या किया। और उसके बाद वो हंसते हंसते कहता है कि मैं तो नरक में जाऊंगा ही, मेरा डैड एंडेवर तू मेरे साथ नहीं जाएगा नरक में। और उसके बाद जो दाबी है वो कहता है कि कियोशु शहर पे जब तूने उस नोमू को मारा तू नंबर 1 हीरो बन गया, तेरे को सब लोग पसंद करना स्टार्ट कर दिया और तूने सोचा कि अगर मैं पास्ट को भूल गया और फ्यूचर पे कंसंट्रेट किया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एंडेवर तेरे को घंटा भी नहीं पता, कोई किसी के पास्ट को भूल सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। तेरा पास्ट का जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं तेरे को मेरे साथ घसीटते हुए नरक पे ले जाऊंगा। उसके अगले सीन में हम लोग एंडेवर को देखते हैं, वो सोच रहा है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो कैसे मरा और हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर और उसका बड़ा बेटा है वो लोग माउंटेन पीक पे ट्रेनिंग करते थे। तो जब एंडेवर एक दिन आया माउंटेन पीक पे, वो देखा कि वहाँ पर आग जल रहा है और वहाँ का जो आग था उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 2000 डिग्री सेल्सियस। और वो कहता है कि मेरा जो बड़ा बेटा था वो आग में जल के ही मर गया, मुझे एक भी बॉडी पार्ट नहीं मिला था उसका बॉडी का, सब कुछ जल के राख हो गया था। मैं कभी नहीं चाहता था अपने बेटे को टॉर्चर करना, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मेरा जो बेटा है वो मेरे को सरपास कर जाए। मेरा जो पहला बेटा था तोया वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसका जो रॉ टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा था, उसका फायर पावर भी मुझसे ज़्यादा था, लेकिन उसके पास फ्रॉस्ट का पावर नहीं था, उसके पास आइस का पावर नहीं था। लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि वो मुझे सरपास करे और उसके बाद वो ऑलमाइट को सरपास करे। मैं हमेशा चाहता था मेरा जो जेलसी है, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है उसको क्रश करेगा तोया, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं तेरे को टॉर्चर करूँ। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम के एंडेवर को देखते हैं, तो वो चिल्ला के कहता है कि तू मेरा बड़ा बेटा नहीं हो सकता, मेरा जो बड़ा बेटा था तोया वो बहुत सालों पहले जल के मर गया था, उसके साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो दाबी है वो कहता है कि नहीं, मैं एक अनडिनाइबल ट्रूथ हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। और मैंने अपना एक डीएनए टेस्ट पब्लिक भी कर दिया। हम लोग देखते हैं कि जो दाबी है उसने सारे के सारे टीवी को हैक करके जो वीडियो चलाया है उसमें भी उसने एक डीएनए टेस्ट का पेपर सब लोगों को दिखा दिया और कहता है कि देखो 99% मैच है मेरे साथ एंडेवर का, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने ये एक झूठ बोला है तो तुम लोग फिर से ट्राई कर सकते हो, मैं अपना खून अपना जो खाल है वो उतार के दे सकता हूँ, तुम लोग डीएनए टेस्ट कर सकते हो। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि जो एंडेवर जैसा इंसान है, जैसा हीरो है, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। उसने ज़बरदस्ती करके उसके बीवी के साथ शादी किया, उसने ज़बरदस्ती करके 4 बच्चे पैदा किया, वो बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, वो हीरो के लायक ही नहीं है। तुम लोगों को लगता है वो एक बहुत ज़्यादा महान हीरो है। हम लोग देखते हैं कि जो ऑडियंस है, जो लोग उसको देख रहे हैं, जो लोग एंडेवर को हीरो मानते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ये सुनने के बाद। वो लोग कहते हैं कि हम लोग गधे नहीं है कि हम तुम्हारे बात को मान ले। और उसके बाद जो दाबी है वो कहता है कि बस एंडेवर ही नहीं, एंडेवर के साथ जो लोग होते हैं, जो नंबर 2 हीरो हॉक्स है वो भी ऐसा ही इंसान है, जो कि एक स्पाई था हमारी टीम का। हमारे टीम में घुसने के लिए उसने नंबर 3 हीरो का जान ले लिया जिसका नाम है बिस जिनिस, उसको भी मार दिया उसने नंबर 2 हीरो ने, बस हमारे टीम में घुसने के लिए। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये जो नंबर 2 हीरो, जो नंबर 1 हीरो है, सब लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है।
वो लोग जस्टिस के नाम पे तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे। क्योंकि हॉक्स जैसे लोगों के लिए ये तो आम बात है, क्योंकि जो हॉक्स है उसका असली नाम हॉक्स ही नहीं है और उसका जो डैड है वो भी एक क्रिमिनल था। उसका डैड एक मर्डरर था और एक बैंक रॉबरर था जिसको पकड़ा था एंडेवर ने, और एंडेवर ने अपने साइड के सारे लोगों को ऐसे ही सजाया, ऐसे क्रिमिनल लोगों को लेके उसने अपना टीम बनाया। तो वो और कैसा हो सकता है। और इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन विलेन से सुनने के बाद भी जो ऑडियंस है उन लोगों का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा बात जो वो विलेन दाबी कह रहा है सब कुछ प्रूफ के साथ कह रहा है, सब कुछ एविडेंस के साथ बोल रहा है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग दाबी को देखते हैं। जो दाबी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि डैड इतने टाइम तक जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुमको मारूंगा। हम लोग देखते हैं कि दाबी ऊपर से कूद जाता है और वो चिल्ला के कहता है प्रोमिनेंस बर्न, और वो अपना बहुत ही ताकतवर ब्लू फ्लेम के फायर पावर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये देखने के बाद जो एंडेवर है उसका जो सीना है वो कांप रहा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुमको बहुत जगह पे ढूंढा, मुझे ऐसा लगा ही था तुम मरे नहीं थे, तुम जिंदा थे, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे। मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने तुमको थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम लोग शोतो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाता है और वो कहता है कि डैड नहीं, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, तुम पीछे चले जाओ, हम लोग उसके साथ फाइट करेंगे, हम लोग उसको रोक के रखेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से कोई वेब से अटैक करता है और जो दाबी है उसको पकड़ लेता है। जो दाबी है वो कहता है कि ये क्या चल रहा है, आसमान से पीछे से किसने अटैक किया। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नंबर 3 हीरो बीस जिनिस आ जाता है और वो पीछे से आके दाबी को पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी, काम पे देरी से आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हम लोग देखते हैं कि बेस जिनिस जिंदा है और बस जिंदा नहीं है, वो आके सारे के सारे लीग ऑफ विलेन के मेंबर और जो गिगांटोमाकी है उसको भी पकड़ लेता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।